नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सिटीजन चार्टर के सेवोत्तम मॉडल पर डिस्कशन करेंगे। सेवोत्तम मॉडल नाम से लग रहा है कि जो सेवा देने में उत्तम हो, सेवाओं में जो उत्कृष्टता दे, उसको हम सेवोत्तम मॉडल कहते हैं। जैसे कि हमने इसके पार्ट 1 में बताया था कि सिटीजन चार्टर एक डॉक्यूमेंट है। सिटीजन चार्टर एक प्रकार का आरटीआई की तरह एक घोषणा पत्र था, जिसमें कोई संगठन नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं और सेवा मानकों, सेवा प्राप्त की प्रक्रिया और उत्तरदायित्व तथा सेवा निवारण, शिकायत निवारण की व्यवस्था को बताता है। देखिए, सिटीजन चार्टर ये कहता है कि सरकारी विभाग, कोई भी सरकारी विभाग जो भी वो काम कर रहा है, उसकी घोषणा वो अपने वेबसाइट में या अपने किसी ऐसे समाचार पत्र के माध्यम से या अपने विभाग के बाहर एक बड़े से बोर्ड में, और अगर बोर्ड नहीं है तो दीवार में ही उसको लिखवाए और वो ये बताए कि वो कौन कौन सी सेवाएं जनता को देता है, नागरिकों को देता है। सेवाएं देने की क्या उसकी स्टैंडर्ड है, ठीक है, कौन कौन से वो मानकों को ध्यान रखता है और कितने समय में उन सेवाओं को दिया जाता है, सेवाएं प्राप्त करने के तरीके क्या हैं, ठीक है। और यदि कोई समस्या विभाग में किसी कर्मचारी या अधिकारी से होती है तो कैसे उस समस्या का निदान किया जाए, और यदि समस्या का निदान नहीं होता है तो कैसे उनकी शिकायत की जाए। ये पूरी प्रक्रिया जो प्रत्येक विभाग जनता को प्रोवाइड कराता, उपलब्ध कराता है, इसको सिटीजन चार्टर कहते हैं। पहले मैंने बता चुका हूं कि सिटीजन चार्टर 1991 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसमें कि जॉन मेजर सरकार थी, वहां के प्रधानमंत्री जॉन मेजर थे, वो लेकर आए थे। भारत में 1997 में डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, कहने का मतलब प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा सिटीजन चार्टर भारत में 1997 में लाया गया था, जिसमें सभी विभागों को निर्देश दिए गए थे कि वो एक सिटीजन चार्टर बनाएं। सिटीजन चार्टर में आप बताएं कि कौन कौन से आप सेवाएं उनको देंगे, जनता को कितने समय में देंगे, क्या उनके मानक होंगे, उसका प्रचार प्रसार करें, लोगों के साथ मिलकर उनसे डिस्कशन करें, और यह भी बताएं कि यदि उनकी कोई शिकायत है, समस्या है, तो हम उनकी समस्या का कैसे निदान करेंगे। 1997 से लेकर कंटिन्यूअस सभी विभागों ने शुरू किया, और जब विभागों की वेबसाइट बनने लगी तो आप देखते होंगे वेबसाइट में मुख्य रूप से सिटीजन चार्टर का उल्लेख किया जाता है। विभाग का नाम, संगठन का नाम, कौन अधिकारी क्या काम करता है, कैसा कैसा संगठन है, उसके अंतर्गत सारे शासनादेश, उनके द्वारा दी जाने वाली शिकायत सेवाएं। अंत में एक लिखा होगा कि शिकायतों के लिए आपका टोल फ्री फोन नंबर, ये सब चीज़ों को दिया जाता है। पहले जब वेबसाइट में ये सब चीज़ें दी जाती थी सिटीजन चार्टर के अंतर्गत, तो एक प्रकार का उदासीनता को ध्यान रखते हुए एक रिपोर्टों में जैसे सिटीजन चार्टर के मानक बताए गए थे, वैसे के वैसे उनको उतार देना होता था। लेकिन ये उद्देश्य नहीं उनका होता था कि वास्तव में जनता को आपको सेवाएं प्रदान करें, उस रूप में प्रदान करें जिस रूप में सिटीजन चार्टर में अपेक्षा की गई है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता को ही भगवान माना जाता है, और जब जनता को ही भगवान माना जाता है, लोकतंत्र में नागरिक ही मूल आधार होता है, तो शासन का ये जिम्मेदारी होती है कि नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी तथा संवेदनशील सेवाएं प्रदान करे, ठीक है। और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए सिटीजन चार्टर को लाया गया था। अब आता है इसका सेवोत्तम मॉडल। जब ये 1997 में सिटीजन चार्टर को लागू किया गया तो उसमें 3 प्रकार के घटकों को शामिल किया गया। एक तो शामिल किया गया सिटीजन चार्टर और सेवा मानक, दूसरा घटक शामिल किया गया जन शिकायत निवारण प्रणाली। अब देखिए, कोई भी वेबसाइट होती है या कोई भी पोर्टल होता है, ऐप होता है, तो उसमें जन शिकायत निवारण प्रणाली को भी जोड़ा जाता है। क्योंकि जब तक जनता की फीडबैक नहीं आएगा
तब तक सृजन चार्टर का और उस वेबसाइट का, उस विभाग के दिए जाने वाली सेवाओं का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। तीसरा है सेवा वितरण क्षमता। तो सेवा जो इसको बोलते हैं सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी, इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि जो आप सेवा का वितरण करते हैं उसमें भी क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। अब ये तीनों घटक एक दूसरे से जुड़े हैं, एक के बिना दूसरा गुणवत्ता नहीं दे पाएगा। तो पहला सृजन चार्टर सेवा मानक, सृजन चार्टर एंड सर्विस स्टैंडर्ड। ये कहता है कि सेवोत्तम मॉडल का यह घटक सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर कौन है, विभाग को स्पष्ट रूप से बताने के लिए प्रेरित करता है कि वो कौन कौन सी सेवाएं देंगे। ठीक है। सृजन चार्टर भी ये कहता है कि वो कौन कौन सेवाएं देंगे। जब पारंपरिक सृजन चार्टर था तो वो केवल सृजन चार्टर में सेवा मानक की ही बात करता था, जन शिकायतों की बात नहीं करता था, केवल बता देता था कि ये विभाग कौन कौन सेवाएं देगा। अब हम उसमें 3 चीजें जोड़ दिए हैं, सेवा मानक भी जोड़ दिया है, जन शिकायत निवारण प्रणाली को जोड़ दिया है और सेवा वितरण क्षमता को जोड़ दिया है। तो वो कौन कौन सी सेवाएं हैं ये बताएगा। और सेवाओं की गुणवत्ता कैसी होगी, सेवाओं की गुणवत्ता का मतलब कितने समय में सेवाएं देगा, समय सीमा, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे बताया जाएगा। ठीक। यह स्पष्ट मापन योग्य मानक होंगे, जन सहभागिता की जाएगी, प्रचार प्रसार जैसे विशेषताएं भी अपने में समाहित करेगा। अब आप सृजन चार्टर तो बना रहे, सेवा मानक बना रहे, लेकिन आप जनता को बता ही नहीं रहे, प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, तो कैसे जनता को पता चलेगा कि कौन से विभाग में कौन सी सेवाएं हमको मिलेंगी, कौन से विभाग कौन सी योजनाएं चला रहा है, उन योजनाओं में क्या क्या जनता के लिए लाभ है, उन लाभों को कैसे प्राप्त किया जाएगा। ये सृजन चार्टर काम होगा। विभाग अपनी वेबसाइट के माध्यम से बताएगा कि जनता को, नागरिकों को हम कौन कौन से सेवाएं दे रहे हैं, तो प्रचार प्रसार भी इसमें होगा। ठीक है। इससे क्या होगा, जब हम जन सहभागिता करेंगे और हमारे जो मानक होंगे, स्टैंडर्ड होंगे, उसको हम मेजर कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, पारदर्शिता आएगी और नागरिक भी जागरूकता बढ़ जाएगी। तो सृजन चार्टर का उद्देश्य गुड गवर्नेंस लाना है। हमेशा प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस, आईएएस मेंस में यह आएगा कि सृजन चार्टर पारदर्शिता एवं जन भागीदारी को बढ़ाकर गुड गवर्नेंस को लाने का एक तरीका है। तो जो आपका सृजन चार्टर है वो गुड गवर्नेंस की विशेषता रखता है। क्यों गुड गवर्नेंस के, मैंने पिछले वीडियो में आपके गुड गवर्नेंस की 8 विशेषताएं बताया था मैंने। पार्टिसिपेशन है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिवनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, इसके अलावा इंक्लूसिवनेस है, इसके अलावा आपका कस्टमर ओरिएंटेड है या कंसेंसस ओरिएंटेड है, और एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, रूल ऑफ लॉ, ये 8 विशेषताएं मैंने सृजन चार्टर उसके गुड गवर्नेंस बताई थी, और ये 8 विशेषताएं सृजन चार्टर में भी समाहित है। अब जब सृजन चार्टर के अंतर्गत आपको सेवा मानक दे दिए जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा कौन कौन सी सेवाएं किस किस दर के और किस किस रेट में आपको मिलेगी, कितने समयावधि मिलेगी, क्या उसका स्टैंडर्ड होगा, जनता को अगर कोई जनता से हम उसमें राय भी लेंगे, सृजन चार्टर में आएगा। अब आता है जब हम ये चीजें जब देते हैं तो हमको यह भी होना चाहिए कि फीडबैक भी आना चाहिए। अब फीडबैक कैसे आएगा, फीडबैक आएगा फीडबैक और जन शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से। सर्वोत्तम मॉडल के अनुसार एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली भी होना आवश्यक है। सृजन चार्टर बना दिया आपने, सेवा मानक बना दिया, ठीक है, लेकिन आपने अगर जन शिकायतों को नहीं स्वीकार किया तो आपकी उस सेवाएं देने का कोई मतलब नहीं है। तो जन शिकायत निवारण प्रणाली भी होना चाहिए। अब जन शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत नागरिक अपने उन सेवाओं को जो आपने दिया है, विभाग के द्वारा प्राप्त कराई जा रही है, उसके संबंध में, उसके प्राप्ति में कोई दिक्कत आती है भारत के नागरिक को, तो वो अपनी समस्या को ऑनलाइन फीड कर सके या कार्यालय में जाकर पत्र के माध्यम दे सके या किसी पत्र शिकायत पेटी में डाल सके, इसकी व्यवस्था जन शिकायत निवारण प्रणाली के द्वारा की जाती है। आप जानते हैं IGRS वगैरह ये सृजन चार्टर का प्रत्येक है। हर विभाग की वेबसाइट में शिकायत का एक टोल फ्री नंबर भी होता है, उस पर भी लोग शिकायत करते हैं। तो ये सृजन चार्टर के माध्यम से है कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, उसके माध्यम से ईमेल करके आप शिकायत करिए। शिकायत के बाद की जा रही जो कार्रवाई है वह भी ट्रैक की जा सकती है सृजन चार्टर के अंतर्गत कि मेरी चिट्ठी किस स्तर पर पहुंची,
किस अधिकारी के पास पहुंची, कितने दिनों में वो मेरी शिकायतों का निवारण होगा, यह भी जन शिकायत निवारण प्रणाली में इसका भी उल्लेख होता है कि आपकी शिकायत 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर पूरी कर दी जाएगी, निवारण कर दी जाएगी। उसको ट्रैक भी किया जाएगा। आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, जैसे वो टोकन नंबर डालेंगे आपको पता चल जाएगा आपकी शिकायत किस स्तर पर लंबित है, ठीक है, और उतने निर्धारित समय सीमा के अंदर समाधान सुनिश्चित होगा। ये सेवोत्तम मॉडल का जन शिकायत निवारण प्रणाली का ये तरीका है, तब इसको हम सेवोत्तम मॉडल कहते हैं, सेवा में उत्कृष्टता, ठीक है। तत्पश्चात समाधान के बाद नागरिक की संतुष्टि है कि नहीं है, ये नहीं कि आपने शिकायत का निवारण कर दिया और आपने अपलोड कर दिया कि आपका शिकायत निवारण कर दिया गया, आपको पद भेज दिया गया, बिल्कुल नहीं। उसके बाद फीडबैक का एक कॉलम होगा। अगर नागरिक या सर्विस जो प्राप्त कर रहा है उसको संतुष्टि नहीं है तो वो पुनः फीडबैक में असंतुष्टि लिखेगा। अगर वो असंतुष्ट लिखता है तो पुनः उसकी ग्रीवेंसेस अपना फिर से उसी विभाग के पास, उसी व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी कि अभी जो आपका नागरिक है वो आपकी शिकायत का जो आपने निवारण करने का तरीका है उसे संतुष्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इससे क्या हो गया, इससे जनता की भागीदारी हो रही है, शासन में पारदर्शिता हो रही है और विश्वास बढ़ रहा है। क्योंकि जनता को जो सुविधा मिली है, जो सेवा मिली है, उससे असंतुष्टि होने पर उसकी शिकायत पर विचार किया जा रहा है, उसकी शिकायत को निवारण करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब तीसरा आता है सेवोत्तम मॉडल का तीसरा पार्ट है सेवा वितरण क्षमता, सर्विस डिलीवरी सिस्टम। आप किसी व्यक्ति को समयबद्ध तरीके से सर्विस नहीं देते हैं और समय पूरा होने के बाद सर्विस देते हैं तो सर्विस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप विलंब से सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस का कोई मतलब नहीं है, ठीक। जैसे अनावश्यक जटिल प्रक्रियाओं को समाप्त, इसके अंदर क्या किया जाएगा, अनावश्यक जटिल प्रक्रियाओं को समाप्त कर सेवाओं को सरल बनाना है, ठीक। सेवा का वितरण इतना आसान तरीके से होना चाहिए कि लोगों को सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सहज रूप से वो तत्पर हो जाए। उसके लिए प्रक्रियाएं आसान होनी चाहिए, प्रक्रियाएं एक प्रकार का टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। कार्मिकों को सेवा के लिए उन्मुख होना चाहिए, वो कार्मिक सेवा देने के लिए इतना उनकी जटिल प्रक्रिया ना हो कि वह भी ऊब जाए। इसलिए इस प्रकार से प्रशिक्षित करें आप कर्मचारियों का कि वो सर्विस ओरिएंटेड हो जाएं और सेवाओं को देने में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, ठीक है, जिससे कि सेवा आपूर्ति प्रभावी बने, कम समय बने, उसको ट्रैक किया जा सके सेवाएं। आप देखिए, आपको कोई भी कोरियर आता है, कोई भी चिट्ठी आती है, किसी प्रकार का सरकार से आप कोई पत्राचार होता है तो ऑटोमेटिक आपको वो एक प्रकार का सेवा आपूर्ति के संबंध में हम जब कहेंगे वो ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगा। वो बताएगा कि आपका मेल यहाँ पहुँच चुका है, आपकी डिलीवरी यहाँ पहुँच चुकी है, आपकी डिलीवरी डिलीवर होने के लिए निकल चुकी है, आपका पार्सल निकल चुका है डिलीवर होने के लिए। तो ये आपकी सेवा वितरण क्षमता है समयबद्ध तरीके से, ठीक है। सेवा वितरण प्रणाली टिकाऊ और जवाबदेह बनाती है, ठीक है, क्योंकि जब सेवा वितरण प्रणाली अच्छी होगी तो फिर आप जवाबदेह बन जाएंगे, विलंब के जवाबदेह बन जाएंगे, सेवाओं को बेहतर तरीके से न मिलने पर आप जवाबदेह बन जाएंगे, ठीक। तो सिटीजन चार्टर में 3 चीजें देखी जाती है। नंबर 1 सिटीजन चार्टर यानी कि सेवा मानक, दूसरा जन शिकायत निवारण प्रणाली, तीसरा सेवा वितरण क्षमता। ये 3 के कॉम्बिनेशन से एक संपूर्ण सिटीजन चार्टर बनता है। पेपर में फिर आएगा, इन्हीं तीनों चीजों को मिलाकर मैंने एक उदाहरण देके आपके सामने प्रस्तुत किया है कि आदर्श से उत्तम मॉडल का किस विभाग में किस काम में हम उसका एक कोई काम लेते हैं जिसमें कि हम आदर्श से उत्तम मॉडल हम प्रयोग कर रहे हैं या आदर्श सिटीजन चार्टर को प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने ले लिया पासपोर्ट सेवा। आप सभी जानते हैं कि पासपोर्ट सेवा विदेश जाने के लिए एक प्रकार का पासपोर्ट लेना पड़ता है और बिना उसके हम विदेश की यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो इन 3 जो विशेषताएं मैंने बताई, सिटीजन चार्टर एवं सेवा मानक, जन शिकायत निवारण प्रणाली और सेवा वितरण क्षमता, ये तीनों की तीनों विशेषताएं पासपोर्ट सेवा में जो भारत सरकार ने पासपोर्ट सेवा दिया है, पासपोर्ट बनवाने के लिए जो तरीका अपनाया है उसमें सिटीजन चार्टर, आदर्श सिटीजन चार्टर का प्रयोग होता है। क्या, कैसे? सिटीजन चार्टर के निर्माण और प्रकाशन, प्रत्येक पासपोर्ट विभाग ने
भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट विभाग काम करता है। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र हर जिले में बनाए गए हैं। तो वहां पर एक उसकी वेबसाइट है। हर कोई व्यक्ति आप जाकर गूगल में सर्च करके आप पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, वो प्रत्येक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। उसमें नागरिकों को स्पष्ट बताया गया है कि पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। आपको यही है ना कि पासपोर्ट बनवाना है, तो स्पष्ट बता दिया गया है कि कौन से दस्तावेज चाहिए, कितने दिनों में सेवा दी जाएगी, किस प्रक्रिया में कितना समय निर्धारित है, किस प्रक्रिया के लिए कौन कौन जिम्मेदार अधिकारी है। ठीक है, वो आपके वेबसाइट में, पासपोर्ट वेबसाइट में पड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका सिटीजन चार्टर का निर्माण और प्रकाशन कर दिया। अब आता है सर्विस स्टैंडर्ड। जब आप पासपोर्ट में उन जो अभिलेख मांगे गए हैं उसको, वह भी आपको जाना नहीं है पासपोर्ट विभाग में, बल्कि ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करते में आपको जो जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो दस्तावेजों को अपलोड कर देना है और मांगी गई सूचनाओं को आपको दे देना है। ठीक, तो सिटीजन चार्टर में आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको पहला काम करना पड़ेगा। फिर आता है सर्विस स्टैंडर्ड। आदमी सोचेगा कि फॉर्म तो मैं भर दूंगा, पता नहीं कितने दिनों में हमारा बन कर आएगा पासपोर्ट, क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी रिश्वत देनी पड़ेगी। वह भी सिटीजन चार्टर ने वेबसाइट में, पासपोर्ट विभाग के वेबसाइट में स्टैंडर्ड, सर्विस स्टैंडर्ड स्पष्ट कर दिया है कि कौन सी सेवा कितने दिनों में मिल जाएगी। ठीक है, उसमें सेवा का प्रकार, समय सीमा औसतन दे दिया गया है। जैसे नॉर्मल पासपोर्ट 30 दिन में मिल जाएगा, तत्काल पासपोर्ट 3 कार्य दिवस में मिल जाएगा, पासपोर्ट का नवीनीकरण कराना है तो 7 से 10 दिन में हो जाएगा। ठीक, जब आप आवेदन कर देंगे तो आपको ये निश्चित हो जाएगा कि आपको नॉर्मल पासपोर्ट बनाना है तो 30 दिन के अंदर बन जाएगा। कैसे कैसे बन जाएगा, वो आपके जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर उसकी ट्रैकिंग आने लगेगी कि आपका जो फॉर्म है वहां पर रिव्यू कर लिया गया है, फॉर्म को इस स्टेज पे पहुंचा दिया गया है। ठीक है, फिर आपके उसी में एक आपको डेट मिल जाएगी कि इस डेट को आकर आप अपना वेरिफिकेशन यानी कि इंटरव्यू दीजिए। ठीक, उस पर्टिकुलर डेट में स्लॉट में आप पहुंचेंगे। तो ये आपके स्टैंडर्ड हो गए, सेवा मानक। तीसरा बात है शिकायत निवारण तंत्र। इस प्रक्रिया के दौरान अगर कोई भी शिकायत है, मान लीजिए फॉर्म आपने फिल किया पासपोर्ट बनाने के लिए, आपको स्लॉट नहीं मिल रहा है, आपको एक समय से ज़्यादा निकल गया जो सिटीजन चार्टर में बताया गया था कि 30 दिन के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नागरिकों को शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन लिखा हुआ है। ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल, शिकायत पंजी की सुविधा प्राप्त है। हर शिकायत का एक टिकट नंबर होता है। ठीक है, उस टिकट नंबर के आधार पर आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसमें उनके सिटीजन चार्टर में लिखा होगा 7 दिन के अंदर आपकी शिकायत का निवारण कर दिया जाएगा। ठीक, और फिर आता है सेवा वितरण क्षमता। सेवा वितरण क्षमता की आपका ये जो फॉर्म तो फिल कर दिया आपने ऑनलाइन, आपको बता भी दिया गया कि पासपोर्ट आपको इतने दिन के अंदर बन जाएगा, लेकिन जब तक आपकी सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी नहीं होगी, अब बता दिया 30 दिन में, लेकिन 30 दिन को आप बेहतर तरीके से तभी आप इस काम कर पाएंगे जब आपके हर काम की ट्रैकिंग होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, कि हर चीज कंप्यूटराइज किया जाए। अगर हमको 30 दिन के अंदर पासपोर्ट देना है तो आवेदन, दस्तावेज का सत्यापन, अंतिम पुलिस सत्यापन, आपका सेवा पूरा सब ये डिजिटल किया जाएगा। कंप्यूटर, मोबाइल के माध्यम से ही ये सब हो जाएगा। इसके लिए भौतिक रूप से आपको उपस्थित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तभी आप कम से कम समय में आप सेवा की आपूर्ति करेंगे। ये टेक्नोलॉजी में बदलाव करेगा सेवा वितरण क्षमता बढ़ाने के लिए। लगातार कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप बिल्कुल से सिटीजन ओरिएंटेड हो जाइए, कि ये यहाँ पर पब्लिक आएगी उनके प्रति आप अभ्यस्त हो जाइए, उनको किस प्रकार से उनसे सेवाएं उनको देनी है ये अपने दिलो दिमाग में बना लीजिए। कैसे आपको इरिटेट नहीं होना है, उनके साथ कम समय में अधिक से अधिक उनके साथ हमको सुविधाएं देनी है। तकनीकी दक्षता एवं सॉफ्ट स्किल का नियमित प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि वो टेक्नोलॉजिकल अगर आप कैपेबल नहीं होगा तो कैसे आप सेवा वितरण क्षमता अपनी बढ़ा पाएंगे। अनावश्यक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम उसके लिए स्लॉट बुक करते हैं। अगर किसी एक दिन में अगर हमको 500 लोगों को बुलाना है
दे दिया है कि आपका इस दिन इंटरव्यू होगा या वेरिफिकेशन होगा आपके दस्तावेजों का, तो उसको उन्होंने स्लॉट दे दिए हैं कि एक समय में 500 इकट्ठा ही नहीं होंगे, हर आधा घंटे में 50-50 लोग आएंगे, अपना वेरिफिकेशन करा के ईजिली चले जाएंगे। तो अनावश्यक प्रतीक्षा नहीं कराएंगे, यह भी सृजन चार्टर का है, यह भी सेवा वितरण क्षमता को बढ़ाने वाली बात है। ठीक है, स्लॉट द्वारा भीड़ का नियंत्रण किया जाएगा। ठीक, इसके बाद इसका लास्ट जो आपका है किसी भी आदर्श सृजन चार्टर का, तो निगरानी और सुधार। हमने बताया जब शिकायत निवारण तक बनाएंगे, ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम बनाएंगे, तो उसमें हमें जो भी समस्या आ रही है सेवा वितरण में, शिकायत निवारण में, सेवा मानक में, इनकी हम आंतरिक समीक्षा करते रहेंगे, इंटरनल रिव्यू करते रहेंगे। यह देखेंगे कि नागरिक हमारा संतुष्ट है, उनको हमने जो स्लॉट दिया उस स्लॉट में उसका काम हुआ है, और ये देखेंगे कितने % हम सफल रहे हैं जो हमने अपना सेवा मानक बनाया था। 30 दिन में हमने क्या नॉर्मल पासपोर्ट दिया है। तो ये इस प्रकार की हम निगरानी करेंगे, और जब निगरानी करेंगे और देखेंगे कि नागरिकों में क्या संतोष प्राप्त है, सर्वेक्षण करेंगे। इस सर्वेक्षण कैसे होगा? फीडबैक के माध्यम से हम ये देखेंगे कि कितने लोगों की शिकायतें हैं जिन्होंने ये कहा है कि समयबद्ध तरीके से हमको पासपोर्ट नहीं मिल पाया, या भीड़ रही, जिस स्लॉट में हम आए उसमें अधिक से अधिक ज़्यादा समय लग गया, जो आपने कहा था लगभग 30 मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा, 2 घंटे लग गया मेरा। तो ये सतत निगरानी करने से फिर इम्प्रूवमेंट आता है। और नागरिकों को, जिसको हमने कहा कि लोकतंत्र में नागरिक मूल आधार है लोकतंत्र का, तो ये मूल आधार को मजबूत करने का मौका मिलता है सृजन चार्टर से। सतत निगरानी रहती है, और जो भी पब्लिक के सुझाव आते हैं उससे फिर से हम सेवाओं को और मजबूत कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार का आदर्श सृजन चार्टर है। सृजन चार्टर के बारे में मैंने विस्तार से बताया, और सृजन चार्टर से जुड़ा हुआ ही गुड गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सृजन चार्टर एक दूसरे के साथ समन्वित से हम कह सकते हैं, इनका समन्वय है, इनका संयोजन है। सृजन चार्टर आए तो गुड गवर्नेंस को आप सृजन चार्टर के रूप में लिखेंगे। अगर आ जाए कि सृजन चार्टर ने गुड गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है, तो आप गुड गवर्नेंस की जो 8 विशेषताएं हैं उनको आप बताएंगे कि सब सृजन चार्टर में समाहित हैं। आपको मैं अगले वीडियो में सृजन चार्टर और गुड गवर्नेंस से जुड़े हुए प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे, जो यूपीएससी और पीसीएस मेंस में पूछे जा चुके हैं, जिससे कि आपका गवर्नेंस का जो टॉपिक है वो मजबूती के साथ आप उसको अच्छे से अच्छे रूप में कर सकें। जैसे मैंने पहले बताया, लगभग 100 से 200 अंक का मार्क्स का क्वेश्चन गवर्नेंस पर आता है, और जब अगर आपका ये मजबूत है तो आप पीसीएस या आईएएस के मेंस का निबंध अच्छा लिख लेंगे। आप अगर आईएएस के मेंस में आपका सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके कम से कम आप 50 नंबर के क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करेंगे, और 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन जनरल स्टडीज के सेकंड पेपर में समान अध्ययन में, चाहे पीसीएस का हो चाहे आईएएस का है, गुड गवर्नेंस से आते हैं। सृजन चार्टर आपका गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, इनसे जुड़े हुए प्रश्न 20 नंबर के, कम से कम 20 नंबर के आते ही आते हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।